साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति, और आज हम उसका खंड 2 का 5वां भाग और उसका चौथा बयान यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का। चौथा बयान। हम ऊपर लिखाए हैं कि देवी सिंह को साथ लेकर शेर सिंह कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए रोहतासगढ़ से रवाना हुए। शेर सिंह इस बात को तो जानते थे कि कुंवर इंद्रजीत सिंह फलां जगह है, परंतु उन्हें तालाब के गुप्त भेदों की कुछ भी खबर न थी। राह में आपस में बातचीत होने लगी। देवी, लाली का भेद कुछ मालूम नहीं हुआ। शेर, अफसोस, उसके और कुंदन के बारे में मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। ऐसा धोखा खाया कि शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकता। देवी, इसमें शर्म की क्या बात है? ऐसा कोई अय्यार दुनिया में न होगा जिसने कभी धोखा न खाया हो। हम लोग कभी धोखा देते हैं, कभी स्वयं धोखे में आ जाते हैं, फिर इसका अफसोस कहाँ तक किया जाए। शेर, आपका कहना बहुत ठीक है। खैर, इस बारे में मैंने जो कुछ मालूम किया है उसे कहता हूँ। यद्यपि थोड़े दिनों तक मैंने रोहतासगढ़ से अपना संबंध छोड़ दिया था, तथापि मैं कभी कभी वहाँ जाया करता और गुप्त राहों से महल के अंदर जाकर वहाँ की खबर भी लिया करता था। जब किशोरी वहाँ फंस गई तो अपनी भतीजी कमला के कहने से मैं वहाँ दूसरे तीसरे बराबर जाने लगा। लाली और कुंदन को मैंने महल में देखा। यह नहीं मालूम हुआ कि ये दोनों कौन हैं। बहुत कुछ पता लगाया मगर कुछ काम नहीं चला। परंतु कुंदन के चेहरे पर जब मैं गौर करता तो मुझे शक होता कि वह सरला है। देवी, सरला कौन? शेर, वही सरला जिसे तुम्हारी चंपा ने चेली बनाकर रखा था और जो उस समय चंपा के साथ थी जब उसने एक खो के अंदर माधवी के अय्यार की लाश काटी थी। देवी, हाँ, वह छोकरी। मुझे अब याद आया। मालूम नहीं कि आजकल वह कहाँ है। खैर, तब क्या हुआ? तुमने समझा कि वह सल्ला है, मगर उस खो का और लाश काटने का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शेर, वह हाल स्वयं सल्ला ने कहा था। वह मेरे आपस वालों में से है। इत्तेफाक से एक दिन मुझसे मिलने के लिए रोहतासगढ़ आई थी, तब सब हाल मैंने सुना था, मगर मुझे ये नहीं मालूम कि आजकल कहाँ है। देवी, अच्छा, तब क्या हुआ? शेर, एक दिन यही भेद खोलने की नीयत से मैं रात के समय रोहतासगढ़ महल के अंदर गया और छिपकर सरला के सामने जाकर के बोला, मैं पहचान गया कि तू सरला है, फिर तू अपना भेद मुझसे क्यों छिपाती है? इसके जवाब में कुंदन ने पूछा, तुम कौन हो? मैं, शेर सिंह। सरला, मुझे जब तक निश्चय न हो कि तुम शेर सिंह ही हो, मैं अपना भेद कैसे कहूँ? मैं, क्या तू मुझे नहीं पहचानती? सरला, क्या जाने, कोई अय्यार सूरत बदल के आया हो। अगर तुम पहचान गए कि मैं सरला हूँ तो कोई ऐसी छिपी हुई बात कहो जो मैंने तुमसे कही हो। इसके जवाब में मैं वही खो वाला अर्थात लाश काटने वाला किस्सा कह गया और अंत में मैं बोला कि यह हाल स्वयं तूने मुझसे बयान किया था। उस किस्से को सुनकर कुंदन हंसी और बोली, हाँ, अब मैं समझ गई। मैं चंपा के हुक्म से यहाँ का हालचाल लेने आई थी और अब किशोरी को छुड़ाने की फिक्र में हूँ, मगर लाली मेरे काम में बाधा डालती है। कोई ऐसी तरकीब बताइए जिसमें लाली मुझसे दबे और डरे। मैं उस समय यह कहकर वहाँ से चला आया कि अच्छा, सोचकर इसका जवाब दूंगा। देवी, तब क्या हुआ? शेर, मैं वहाँ से रवाना हुआ और पहाड़ी के नीचे उतरते समय एक विचित्र बात मेरे देखने और सुनने में आई। देवी, वह क्या? शेर, जब मैं अंधेरी रात में पहाड़ी के नीचे उतर रहा था तो जंगल में मालूम हुआ कि 2-3 आदमी जो पगडंडी के पास ही है आपस में बातें कर रहे हैं। मैं पैर दबाता हुआ उनके पास गया और छिपकर बातें सुनने लगा, मगर उस समय उनकी बातें समाप्त हो चुकी थी। केवल एक आखिरी बात सुनने में आई। देवी, फिर क्या हुआ? शेर, एक ने कहा, भरसक तो लाली और कुंदन दोनों उन्हीं में से है। नहीं तो लाली तो जरूर इंद्रजीत सिंह की दुश्मन है, मगर इसकी पहचान तो सहज ही में हो सकती है। केवल किसी के खून से लिखी हुई किताब और आंचल पर गुलामी की दस्तावेज, इन दोनों जुमलों में से अगर वह डर जाए तो हम समझ जाएंगे कि वीरेंद्र सिंह की दुश्मन है। खैर, बूझा जाएगा, पहले महल में जाने का मौका भी तो मिले। इसके बाद और कुछ सुनने में नहीं आया और वे लोग उठकर न मालूम कहाँ चले गए। दूसरे दिन मैं फिर कुंदन के पास गया और उससे बोला कि तू लाली के सामने किसी के खून से लिखी हुई किताब और आंचल पर गुलामी की दस्तावेज का जिक्र करके देख क्या होता है। देवी, फिर क्या हुआ?
शेर 3-4 दिन बाद जब मैं कुंदन के पास गया तो उसकी जुबानी मालूम हुआ कि कुंदन के मुँह से वे बातें सुनकर लाली बहुत डरी और उसने कुंदन का मुकाबला करना छोड़ दिया। मगर मुझे थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया कि कुंदन सरला ने थी। उसने मुझे धोखा दिया और चालाकी से मेरी जुबानी कई भेद मालूम करके अपना काम निकाल लिया। मुझे इस बात की बड़ी शर्म है कि मैंने अपने दुश्मन को दोस्त समझा और धोखा खाया। देवी, अक्सर ऐसा धोखा हो जाया करता है। खैर लाली तो अभी हम लोगों की कैद ही में है, कहीं जाती नहीं रही। कुंदन, सो इंद्रजीत सिंह को लेकर लौटने पर कोई तरकीब ऐसी ज़रूर निकाली जाएगी जिसमें बाकी लोगों का असल हाल मालूम हो। इसी तरह की बातें करते हुए दोनों अय्यार चलते चले गए। रात को एक जगह 2-3 घंटे आराम किया और फिर चल पड़े। सवेरा होते होते एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक छोटा सा टीला ऐसा था जिस पर चढ़ने से दूर दूर तक की ज़मीन दिखाई देती थी तथा वहाँ से कमलनी का तालाब वाला मकान भी बहुत दूर न था। दोनों अय्यार उस टीले पर चढ़ गए और मैदान की तरफ देखने लगे। यकायक शेर सिंह ने चौंक करके कहा, आहा, हम लोग क्या अच्छे मौके पर आए हैं। देखो, वह कुंवर इंद्रजीत सिंह और वह औरत जिसने उन्हें फंसा रखा है घोड़े पर सवार इसी तरफ चले आ रहे हैं। देवी, हाँ ठीक तो है, उनके साथ और भी कई सवार हैं। शेर, मालूम होता है उस औरत ने उन्हें अच्छी तरह अपने वश में कर लिया है। बेचारे इंद्रजीत सिंह क्या जाने कि यह उनकी दुश्मन है। चाहे जो हो, इस समय इन लोगों को आगे न बढ़ने देना चाहिए। देवी, सबके आगे एक औरत घोड़े पर सवार आ रही है। मालूम होता है कि उन लोगों को रास्ता दिखाने वाली यही है। शेर, बेशक ऐसा ही है, तभी तो सब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। पहले उसी को रोकना चाहिए, मगर घोड़ों की चाल बहुत तेज़ है। देवी, कोई हर्ज नहीं, हम दोनों आदमी घोड़े की राह पर अड़कर खड़े हो जाएं और अपने को घोड़े से बचाने के लिए मुस्तैद रहें। अच्छी नस्ल का घोड़ा यकायक आदमी के ऊपर टाँपने रखेगा। वे लोगों को राह में देख जरूर अड़ेगा या झिझकेगा। बस उसी समय घोड़े की बाग थाम लेंगे। दोनों अय्यारों ने बहुत जल्द अपनी राय ठीक कर ली और दोनों आदमी एक साथ घोड़ों की राह में अड़के खड़े हो गए। बात की बात में वे लोग भी आ पहुँचे। तारा का घोड़ा रास्ते में आदमियों को खड़ा देखकर झिझका और आड़ देकर बगल की तरफ घूमना चाहा। उसी समय देवी सिंह ने फुर्ती से लगाम पकड़ ली। इस समय तारा का घोड़ा लाचार रुक गया और उसके पीछे आने वालों को भी रुकना पड़ा। कुंवर इंद्रजीत सिंह शेर सिंह को तो नहीं जानते थे, मगर देवी सिंह को उन्होंने पहचान लिया और समझ गए कि ये लोग मेरी ही खोज में घूम रहे हैं। आखिर वे देवी सिंह के पास आए और बोले, कुमार, यद्यपि आप सब काम मेरी भलाई ही के लिए करते होंगे, परंतु इस समय हम लोगों को रोका सो अच्छा नहीं किया। देवी, क्या मामला है, कुछ कहिए तो। कुमार, जल्दी में घबराए हुए ढंग से, बेचारी किशोरी एक आफत में फंसी हुई है, उसी को बचाने जा रहे हैं। देवी, किस आफत में फंसी है। कुमार, इतना कहने का मौका नहीं है। देवी, यह औरत आपको अवश्य धोखा देगी जिसके साथ आप जा रहे हैं। कुमार, ऐसा नहीं हो सकता, यह बड़ी ही नेक और मेरी हमदर्द है। इतना सुनते ही कमलनी आगे बढ़ाई और देवी सिंह से बोली, मैं खूब जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी तरफ से शक है, यद्यपि मुझे कहना ही पड़ता है कि इस समय आप हम लोगों को न रोकें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। यदि आप लोगों को मेरी और कुमार की बात का विश्वास न हो तो मेरे सवारों में से 2 आदमी घोड़ों पर से उतर पड़ते हैं। उनके बदले में आप दोनों आदमी घोड़ों पर सवार होकर साथ चलें और देख लें कि हम आपके खैर ख्वाह हैं या बदख्वाह। देवी, हाँ बेशक ये अच्छी बात है और मैं इसे मंजूर करता हूँ। कमलनी के इशारा करते ही 2 सवारों ने घोड़ों की पीठें खाली कर दी। उनके बदले में देवी सिंह और शेर सिंह सवार हो गए और फिर उसी तरह सफ़र शुरू हुआ। इस समय कुछ कुछ सूरज निकल चुका था और सुनहरी धूप ऊंचे पेड़ों के ऊपर वाले हिस्सों पर फैल चुकी थी। आधे घंटे और सफ़र करने के बाद वे लोग उस जगह पहुँचे जहाँ धनपति ने किशोरी को जलाकर खाक कर डालने के लिए चिता तैयार की थी और जहाँ से दीवान अग्निदत्त लड़ भिड़ कर किशोरी को ले गया था। इस समय भी वह चिता कुछ बिगड़ी हुई सूरत में तैयार थी और इधर उधर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। उस जगह पहुंचकर तारा ने घोड़ा रोका और इसके साथ ही सब लोग रुक गए। तारा ने कमलनी की तरफ देख करके कहा, तारा, बस इसी जगह में आप लोगों को लाने वाली थी, क्योंकि इसी जगह धनपति के बहुत से आदमी मौजूद थे और यही वह किशोरी को लेकर आने वाली थी।
लाशों की तरफ देखकर, मालूम होता है यहाँ बहुत खून खराबा हुआ है। कमलनी, तूने कैसे जाना कि किशोरी को लेकर धनपति इसी जगह आने वाली थी, और धनपति को तूने कहाँ छोड़ा था? तारा, रात के समय छिपकर धनपति के आदमियों की बात मैंने सुनी थी, जिससे बहुत कुछ हाल मालूम हुआ था, और धनपति को मैंने उसी खोए के मुहाने पर छोड़ा था जो रोहतासगढ़ टेकाने से बाहर निकलने का रास्ता है, और जहाँ सलई के 2 पेड़ लगे हुए हैं। उस समय बेहोश किशोरी धनपति के कब्जे में थी, और धनपति के कई आदमी भी वहाँ मौजूद थे। उन लोगों की बातें सुनने से मुझे विश्वास हो गया था कि वे लोग किशोरी को लिए हुए इसी जगह आएंगे। एक लाश की तरफ देख के और चौंक के, देखिए, पहचानिए। कमलनी, बेशक ये धनपति का नौकर है, और लाशों को भी अच्छी तरह देखकर, बेशक धनपति यहाँ तक आई थी, पर किसी से लड़ाई हो गई जो इन लाशों को देखने से जाना जाता है, मगर इनमें बहुत सी लाशें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानती। न मालूम इस लड़ाई का क्या नतीजा हुआ, धनपति गिरफ्तार हो गई या भाग गई, और किशोरी को किसके कब्जे में पड़ गई? कुमार की तरफ देखकर, शायद आपके सिपाही या अय्यार लोग यहाँ आए हों। कुमार, नहीं। देवी सिंह की तरफ देखकर, आप क्या ख्याल करते हैं? देवी, ख्याल तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, इसका हाल कहाँ तक पूछिएगा, मगर इन लाशों में हमारे तरफ वालों की कोई लाशें नहीं हैं जिससे मालूम हो कि वे लोग यहाँ आए होंगे। सब लोग इधर उधर घूमने और लाशों को देखने लगे। यकायक देवी सिंह एक ऐसी लाश के पास पहुँचे जिसमें जान बाकी थी, और वह धीरे धीरे कराह रहा था। उसके बदन में कई जगह जख्म लगे हुए थे और कपड़े खून से तर थे। देवी सिंह ने कुमार की तरफ देख के कहा, इसमें जान बाकी है, अगर बच जाए और कुछ बातचीत कर सके तो बहुत कुछ हाल मालूम होगा। कई आदमी उस लाश के पास आ मौजूद हुए और उसे होश में लाने की फिक्र करने लगे। उसके जख्मों पर पट्टी बांधी गई और ताकत देने वाली दवाई भी पिलाई गई। घोड़े नंगी पीठ करके दम लेने, हरारत मिटाने और चलने के लिए लंबी बागडोरों से बांधकर छोड़ दिए गए। आधे घंटे बाद उस आदमी को होश आया और उसने कुछ बोलने का इरादा किया, मगर जैसे ही उसकी निगाह कमलनी पर पड़ी, वह कांप उठा और उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसके दिल का हाल कमलनी समझ गई और उसके पास जाकर मुलायम आवाज़ में बोली, बांके सिंह, डरो मत, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं दूंगी। हाँ, होश में आओ और मेरी बात का जवाब दो। कमलनी की बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। डर की निशानी जाती रही और यह भी जाना गया कि वह कमलनी की बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। कमलनी, किशोरी को लेकर धनपति यहाँ आई थी? बांके सिर हिलाकर धीरे से, हाँ, मगर। कमलनी, मगर क्या? बांके, उसने किशोरी को जला देना चाहा था, मगर एकाएक अग्निदत्त और उसके साथी लोग आ पहुँचे और लड़ भिड़कर किशोरी को ले गए। हम लोग उन्हीं के हाथ से जख्मी। बांके सिंह ने इतनी बातें धीरे धीरे रुक रुक कर कही, क्योंकि जख्मों से ज़्यादा खून निकल जाने के कारण वह बहुत ही कमज़ोर हो रहा था। यहाँ तक कि बात पूरी न कर सका और गश में आ गया। इन लोगों ने उसे होश में लाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया, मगर 2 घंटे तक होश नहीं आया। इस बीच में देवी सिंह ने उसे कई दफ़े दवा पिलाई। देवी, इसमें कोई शक नहीं कि यह बच जाएगा। देवी शेर, देवी सिंह की तरफ देखकर, हमने कमलनी की तरफ इशारा करके, इनके बारे में भी धोखा खाया। वास्तव में यह कुमार के साथ नेकी कर रहा है। देवी, बेशक यह कुमार की दोस्त है, मगर तुमने इसके बारे में कई बातें ऐसी कही थी कि अब भी। कुमार, नहीं नहीं देवी सिंह जी, मैं इन्हें अच्छी तरह आजमा चुका हूँ। सच तो ये है कि इन्हीं की बदौलत आज आप लोगों ने मेरी सूरत देखी। इसके बाद कुमार ने शुरू से अपना किस्सा देवी सिंह से कह सुनाया और कमलनी की बड़ी तारीफ़ की। कमलनी, आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत सी बातें सुनी होगी, और वास्तव में मैंने जो जो काम किए हैं वे ऐसे नहीं कि कोई मुझ पर विश्वास कर सके। हाँ, जब आप लोग मेरा असल भेद जान जाएंगे तो अवश्य कहेंगे कि तुम्हारे हाथ से कभी कोई बुरा काम नहीं हुआ। अभी कुमार को भी मेरा हाल मालूम नहीं। समय मिलने पर मैं अपना विचित्र हाल आप लोगों से कहूँगी, और समय आप लोग कहेंगे कि बेशक शेर सिंह और उसकी भतीजी कमला ने मेरे बारे में धोखा खाया। शेर ताज्जुब में आकर, आप मुझे और मेरी भतीजी कमला को क्यों कर जानती है? कमलनी, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, आप लोग मुझे नहीं जानते, और जब तक मैं स्वयं अपना हाल न कहूँ जान भी नहीं सकते। इसके बाद कुमार ने देवी सिंह से
शेर सिंह का हाल पूछा और उन्होंने सब हाल कहा। इसी समय उस जख्मी ने आंखें खोली और पीने के लिए पानी मांगा, जिसका इलाज ये लोग कर रहे थे। अब की दफ़े बांके सिंह अच्छी तरह होश में आया और कमलनी के पूछने पर उसने इस तरह बयान दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अग्निदत्त किशोरी को ले गया, क्योंकि मैं उसे बखूबी पहचानता हूँ, मगर यह नहीं मालूम कि किशोरी की तरह धनपति भी उसके पंजे में फंस गई या निकल भागी, क्योंकि लड़ाई खत्म होने के पहले ही मैं जख्मी होकर गिर पड़ा था। मैं जानता था कि अग्निदत्त बहुत से बदमाशों और लुटेरों के साथ यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर रहता है, और इसी सबब से धनपति को मैंने कहा भी था कि इस जगह आपका अटकना मुनासिब नहीं, मगर होनहार को क्या किया जाए। हाथ जोड़कर महारानी, न मालूम क्यों आपने हम लोगों को त्याग दिया। आज तक इसका ठीक पता हम लोगों को नहीं लगा। बांके सिंह की आखिरी बात का जवाब कमलनी ने कुछ नहीं दिया और उससे उस पहाड़ी का पूरा पता पूछा जहाँ अग्निदत्त रहता था। बांके सिंह ने अच्छी तरह वहाँ का पता दिया। कमलनी ने अपने सवारों में से एक को बांके सिंह के पास छोड़ा और बाकी सबों को साथ ले वहाँ से रवाना हुई। इस समय कुंवर इंद्रजीत सिंह की क्या अवस्था थी, इसे अच्छी तरह समझना जरा कठिन था। कमलनी की नेकी, किशोरी की दशा, इश्क की खिंचाखिंची और अग्निदत्त की कार्रवाई के सोच विचार में ऐसे मगन हुए कि थोड़ी देर के लिए तन बदन की सुध भुला दी। केवल इतना जानते रहे कि कमलनी के पीछे पीछे किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं। सूर्यास्त होने के बाद ये लोग उस पहाड़ी के नीचे पहुँचे जिस पर अग्निदत्त रहता था और जहाँ खो के अंदर किशोरी की अंतिम अवस्था ऊपर के बयान में लिखाए हैं। इन लोगों का दिल इस समय ऐसा नहीं था कि इस पहाड़ी के नीचे पहुंचकर किसी ज़रूरी काम के लिए भी कुछ देर तक अटकते। घोड़ों को पेड़ों से बांध तुरंत चढ़ने लगे और बात की बात में पहाड़ी के ऊपर जा पहुँचे। सबसे पहले जिस चीज़ पर इन लोगों की निगाह पड़ी वह एक लाश थी, जिसे इन लोगों में से कोई भी नहीं पहचानता था, और इसके बाद भी बहुत सी लाशें देखने में आई, जिससे इन लोगों का दिल छोटा हो गया और सोचने लगे कि देखें किशोरी से मुलाकात होती है या नहीं। इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी मढ़ी बनी हुई थी जिसमें 20-25 आदमी रह सकते थे, और इसी की बगल में एक गुफा थी जो बहुत लंबी और अंधेरी थी। पाठक, ये वही गुफा थी जिसमें बेचारी किशोरी दुष्ट अग्निदत्त के हाथ से बेबस होकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। इस पहाड़ी के ऊपर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का तलवार ने जनेवा काट गिराया था, कोई कमर से 2 टुकड़े था और किसी का हाथ कटकर अलग हो गया था। किसी के पेट को खंजर ने फाड़ डाला था और आंतें बाहर निकल पड़ी थी, मगर किसी जीते आदमी का नाम निशान वहाँ नहीं था। ऐसी अवस्था देखकर कुंवर इंद्रजीत सिंह बहुत घबराए और उन्हें किसी के मिलने से नाउम्मीदी हो गई। अय्यारों ने बटुए से सामान निकालकर बत्ती जलाई और खो के अंदर घुसकर देखा तो वहाँ भी एक लाश के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। निगाह पड़ते ही देवी सिंह ने पहचान लिया कि यह अग्निदत्त की लाश है। एक खंजर उसके कलेजे में अभी तक चुभा हुआ मौजूद था, केवल उसका कब्जा बाहर था और दिखाई दे रहा था। उसके पास ही एक लपेटा हुआ कागज़ पड़ा था। देवी सिंह ने वह कागज़ उठा लिया और दोनों अय्यार उस लाश को बाहर लाए। सबों ने अग्निदत्त की लाश को देखा और ताज्जुब किया। शेर, इस हरामजादे को इसके कुकर्मों की सज़ा न मालूम किसने दी। कमलनी, हाय, इस कमबख्त की बदौलत बेचारी किशोरी पर न मालूम क्या क्या आफतें आई, और अब वह कहाँ या किस अवस्था में है। देवी, चिट्ठी दिखाकर, इसकी लाश के पास यह चिट्ठी भी मिली है, शायद इससे कुछ पता चले। कमलनी, हाँ हाँ, इसे पढ़ो तो सही, देखें क्या लिखा है। सभी का ध्यान उस चिट्ठी पर गया। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने वह चिट्ठी देवी सिंह के हाथ से ले ली और पढ़कर सभी को सुनाई। ये लिखा था, आखिर हरामजादी किशोरी मेरे हाथ लगी। इसमें कोई शक नहीं कि अब यह अपने किए का फल भोगेगी। इसकी शैतानी ने मुझे जीते जी मार ही डाला था, मगर मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। कमबख्त अग्निदत्त की क्या हकीकत थी जो मेरे हाथ से अपनी जान बचा ले जाता। मैं उन लोगों को ललकारता हूँ जो अपने को बहादुर, दिलेर और राजा मानते हैं। कहाँ हैं वीरेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह जो अपनी बहादुरी का दावा रखते हैं? आएँ और मेरा चरण छूकर माफ़ी मांगे। कहाँ हैं उनके अय्यार जो अपने को विधाता ही समझ बैठे हैं? आएँ और मेरे अय्यारों के सामने सिर झुकाएं। मुझे विश्वास है कि उन लोगों में से कोई न कोई किशोरी को खोजता हुआ यहाँ ज़रूर आएगा, और इसलिए मैं ये चिट्ठी लिखकर यहाँ रखे जाता हूँ
कि ऊपर लिखे व्यक्ति या उनके साथी और मददगार लोग, चाहे जो कोई भी हो, अपनी अपनी जान बचावें, क्योंकि उनकी मौत आ चुकी है और अब वे लोग मेरे हाथ से किसी तरह बच नहीं सकते। कोई ये न कहे कि मैं छिपकर अपना काम करता हूँ और किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाता। जिसको मेरी सूरत देखनी हो मेरे घर चला आए, मगर होशियार रहे, क्योंकि मेरे सामने आने वाले की भी वही दशा होगी जो यहाँ वालों की हुई है। लो, मैं अपना पता भी बताए देता हूँ, जिसको आना हो मेरे पास चला आए। यहाँ से 5 कोस पूरब एक नाला है, उसी के किनारे दक्षिण रुख 2 कोस तक चले जाने के बाद मेरा मकान दिखाई पड़ेगा। बहादुरों का दादा गुरु। इस चिट्ठी ने सभी को अपने आपे से बाहर कर दिया। मारे क्रोध के कुंवर इंद्रजीत सिंह की आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गई। देवी सिंह और शेर सिंह दांत पीसने लगे। कुमार, चाहे जो हो, मगर इस हरामजादे से मुकाबला किए बिना मैं किसी तरह आराम से नहीं रह सकता। देवी, बेशक इसको इस ढिठाई की सज़ा दी जाएगी। कुमार, अब यहाँ ठहरना व्यर्थ है, चलकर उसे ढूंढना चाहिए। कमलनी, बेशक उसने बड़ी बेअदबी की है, उसे ज़रूर सज़ा देनी चाहिए, मगर आप लोग बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि बिना समझे बूझे किसी काम में जल्दी नहीं करेंगे। कुमार, ऐसे समय में विलम्ब करना अपनी बहादुरी पर बट्टा लगाना है। कमलनी, आप इस समय क्रोध में हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं, नहीं तो आप स्वयं पहले किसी अय्यार को भेजना मुनासिब समझते। इतनी बड़ी सेखी के साथ पत्र लिखने वाले को मैं सच्चा नहीं समझ सकती। खुल्लम खुल्ला आप लोगों का मुकाबला करना हंसी खेल है? क्या यह केवल उन्हीं आदमियों का काम है जो दगाबाजी नहीं बल्कि सच्चे बहादुर हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। बेशक वह कोई बेईमान और हरामजादा आदमी है। इसके अतिरिक्त आप जरा इस रात के समय और अपने घोड़ों की हालत पर तो ध्यान दीजिए कि अब वे एक कदम भी चलने लायक नहीं रहे। यद्यपि कुमार और उनके अय्यार इस समय बड़े क्रोध में थे, परंतु कमलनी की सच्ची हमदर्दी के साथ मीठी मीठी बातों ने उन्हें ठंडा किया और इस लायक बनाया कि वे नेक और बद को सोच सकें। कमलनी के आदमियों के साथ और अय्यारों के बटुए में बहुत कुछ खाने का सामान था। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा चश्मा बह रहा था, वहाँ से जल मंगवाया गया और सभी ने कुछ खाकर जल पिया। इसके बाद फिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। देवी, जिस मकान का इस चिट्ठी में पता दिया गया है, यदि वहाँ न जाना चाहिए तो यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि वे दगाबाज लोग इस जगह से भी बेफिक्र न होंगे। मेरी राय तो यही है कि शेर सिंह के साथ कुमार विजयगढ़ जाएं और मैं उस मकान की खोज में जाकर देखूं कि वहाँ क्या है। कमलनी, आपका कहना बहुत ठीक है, मैं भी यही मुनासिब समझती हूँ। इस बीच में मुझे भी 2-1 दुश्मनों का पता लगा लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ यह एक ऐसे आदमी का काम है जिसे सिवाय मेरे आप लोग नहीं जानते, और न इस समय उसका नाम आप लोगों के सामने लेना ही मैं मुनासिब समझती हूँ। कुमार, क्या नाम बताने में कोई हर्ज है? कमलनी, बेशक हर्ज है। हाँ, यदि मेरा गुमान ठीक निकला तो अवश्य उन लोगों का नाम बताऊंगी और पता भी दूंगी। कुमार, खैर, मगर जो कुछ राय आप लोगों ने दी है उसके अनुसार चलने में तो कई दिन व्यर्थ लग जाएंगे, इसलिए मेरी राय कुछ दूसरी ही है। देवी, वह क्या है? कुमार, मैं खुद आपके साथ उस मकान की तरफ चलता हूँ जिसका पता इस चिट्ठी में दिया गया है। यदि केवल उस मकान के अंदर रहने वाले हमारे दुश्मन है तो हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं। इस समय उन्हें जीतकर किशोरी को छुड़ा लाऊंगा, और यदि उन लोगों के पास फौज होगी तो ज़रूर मकान के बाहर टिकी हुई होगी, जिसका पता लगाना कुछ कठिन नहीं होगा। उस समय जो कुछ आप लोग राय देंगे किया जाएगा। इसी तरह की बातचीत करने में पहर रात बीत गई। आखिर वही निश्चय ठहरा जो कुमार ने सोचा था, अर्थात इसी समय सब कोई उस मकान की तरफ जाने के लिए मुस्तैद हुए और पहाड़ी के नीचे उतर आए। घोड़ों के साथ बागडोर से बंधे हुए घोड़े वहीं पर चल रहे थे, जो अपने सवारों को देखकर हिन हिनाने लगे, जिससे जाना गया कि वे इस समय फिर सफ़र को तैयार है और पहर भर चलने और आराम करने से उनकी थकावट कम हो चुकी है। सब लोग घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हुए। जो कुछ उस चिट्ठी में लिखा था वह ठीक मालूम होने लगा, अर्थात पूरब में 5 कोस चले जाने के बाद एक नाला मिला और उसी के किनारे किनारे 2 कोस दक्षिण जाने के बाद एक मकान की सफ़ेदी दिखाई पड़ी। मालूम होता था कि यह मकान अभी नया बना है या आज ही कल में इसके ऊपर चूना फेरा गया है। रात दोपहर से ज़्यादा जा चुकी थी।
चंद्रमा अपनी पूर्ण कला से आकाश के बीच में दिखाई दे रहे थे। शीतल किरणें चारों तरफ फैली हुई थी और मालूम होता था कि ज़मीन पर चांदी का पत्र जड़ा हुआ है। ये लोग घना जंगल पीछे छोड़ आए थे और इस जगह पेड़ बहुत कम और बहुत छोटे छोटे थे। उस मकान के चारों तरफ 200 बीघे के लगभग साफ मैदान था। अच्छी तरह जांच करने और ख्याल दौड़ाने से मालूम हो गया कि इस जगह पर फौज नहीं है और न लड़ाई का कुछ सामान ही है। अगर कुछ है तो उसी मकान के अंदर होगा। आखिर थोड़ी देर तक सोच विचार करके ये लोग मकान के पास पहुँचे। यह मकान बहुत बड़ा न था, लगभग 50 गज के लंबा और इसी कदर चौड़ा होगा। इसकी ऊंचाई भी 35 गज से ज़्यादा न होगी। चारों तरफ की दीवारें साफ़ थी, न तो किसी तरफ कोई दरवाज़ा था और न कोई खिड़की। ये लोग चारों तरफ घूमे मगर अंदर जाने का रास्ता न मिला। आखिर सब लोग घोड़ों पर से उतरकर एक तरफ खड़े हो गए। देवी सिंह ने कमंद फेंका और उसके सहारे से दीवार पर चढ़कर देखना चाहा कि अंदर क्या है। यह मकान बहुत बड़ा न था, लगभग 50 गज के लंबा और इसी कदर चौड़ा होगा। इसकी ऊंचाई भी 35 गज से ज़्यादा न होगी। चारों तरफ की दीवारें साफ़ थी, न तो किसी तरफ कोई दरवाज़ा था और न कोई खिड़की। ये लोग चारों तरफ घूमे मगर अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। आखिर सब लोग घोड़ों पर से उतरकर एक तरफ खड़े हो गए। देवी सिंह ने कमंद फेंका और उसके सहारे से दीवार पर चढ़कर देखना चाहा कि अंदर क्या है। ऊपर की दीवारें बहुत चौड़ी थी। सभी ने देखा कि देवी सिंह दीवार पर खड़े होकर अंदर की तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं। यकायक देवी सिंह खिलखिलाकर हंसे और बिना कुछ कहे उस मकान के अंदर कूद पड़े। यह देख सभी को बहुत ताज्जुब हुआ। कमलनी ने तारा के कान में कुछ कहा, जिसके जवाब में उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर तक देवी सिंह की राह देखी गई। आखिर उसी कमंद के सहारे शेर सिंह चढ़ गए और उनकी भी वही अवस्था देखने में आई। अर्थात कुछ देर तक गौर से देखने के बाद देवी सिंह की तरह हंसकर शेर सिंह भी उसी मकान के अंदर कूद गए। अब तो कुमार के आश्चर्य की कोई हद नहीं रही। वे ताज्जुब में आकर सोचने लगे कि ये क्या मामला है और इस मकान के अंदर क्या है जिसे देख दोनों अय्यारों ने ऐसा किया। जो हो, अब मैं भी ऊपर चढ़ूँगा और देखूँगा कि क्या है। कहकर कुमार भी उसी कुमंद के सहारे ऊपर चढ़ने को तैयार हुए, मगर कमलनी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता, अभी हमारे कई आदमी मौजूद हैं, पहले इन्हें जा लेने दीजिए। लाचार कुमार को रुकना पड़ा। कमलनी ने अपने उन सवारों की तरफ देखा जो उसके साथ आए थे और कहा, तुम लोगों में से एक आदमी ऊपर जाकर देखो कि क्या है। हुक्म पाकर उसी कमंद के सहारे एक आदमी ऊपर गया और उसकी भी वही दशा हुई। दूसरा गया, वह भी कूद पड़ा। फिर तीसरा गया, वह भी न लौटा। यहाँ तक कि कमलनी के कुल आदमी इसी तरह उस मकान के अंदर जा दाखिल हुए। कमलनी ने बहुत रोका और मना किया, मगर कुमार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे भी उसी कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गए और अपने साथियों की तरह गौर से थोड़ी देर तक देखने के बाद हंसते हुए मकान के अंदर कूद पड़े। अब सवेरा हो गया। आसमान पर पूरब की तरफ सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी। कमलनी ने हंसकर अपने अय्यारा तारा की तरफ देखा। वह गर्दन हिलाकर हंसी और बोली, चलिए अब देर करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी घोड़े उसी तरह उसी जगह छोड़ दिए गए। 2 घोड़ों पर कमलनी और तारा सवार हुई और हंसती हुई एक तरफ को चली गई। तो साथियों, यहाँ पर ये चौथा बयान पूरा होता है और अगले 5वें बयान में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।